का टुकड़ा था उस्मान, सरफराज और फरजाना के लिए। उसे पढ़ने लिखने काबिल बनाने के लिए ताउम्र कर्ज तले डूबे रहे। माँ बाप होने के नाते अपना फर्ज पूरा निभाया था उन्होंने, लेकिन बेटे होने के नाते उस्मान ने क्या किया। जयपुर के सिटी अस्पताल में उस्मान का इलाज चलते 15 दिनों से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान सरफराज लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते, तो कभी फर्श पर बैठकर फुट फुट कर रोने लग जाते। में खड़ी उस्मान की माँ फरजाना भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले तो सरफराज उनके पीछे पीछे दौड़कर उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब मेरे उस्मान को बचा लो, कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी है। ऑपरेशन और दवाएं को मिलाकर कुल 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कैसे भी हो आप मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिनों में पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी जब सरफराज से सिर्फ 2 लाख रुपयों का ही इंतज़ाम हो सका, तो निराश होकर उसने बेटी नज़मा की मदद के लिए दिल्ली फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन पर दामाद अनवर की आवाज़ आई, हेलो अब्बू, क्या हुआ, कैसे फ़ोन किया? बेटा अनवर, उस्मान की हालत ज़्यादा ही ख़राब है, उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। हमसे 2 लाख रुपए का ही इंतज़ाम हो सका है बेटा। और सरफराज का गला भर आया। उसके पहले कि उनकी बात पूरी होती, उधर से अनवर ने कहा, अब्बू आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन नज़मा कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन नज़मा पैसे लेकर जयपुर पहुंच गई। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उस्मान को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इस बीच सरफराज ने गांव के कुछ ज़मीन बेचकर उस्मान की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रेनू से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद उस्मान का माँ बाप से मिलना आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वह नहीं आया। ईद बकरीद तक पर भी वह फ़ोन पर भी मुबारकबाद नहीं देता। एक दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। सरफराज ने फ़ोन उठाया। उधर से उस्मान बोल रहा था, हेलो अब्बा, कैसे हैं आप सब लोग? अब्बा मुझे एक परेशानी आ गई है, मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मैं 1-2 दिनों में पैसे लेने आ जाता हूँ। बेटा तेरे ऑपरेशन के वक्त नजमान से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाने ही मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में मुझसे 10 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकेगा। मैं मजबूर हूँ बेटा। इसके आगे सरफराज कुछ बोल दे, उस्मान गुस्से से भड़क उठा। अब्बा मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि आप यही कहोगे। आपने ज़िंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है? और फ़ोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर सरफराज को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे, घर में पड़े बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद वे लड़खड़ाकर गिर पड़े, तो बीवी फरजाना ने उन्हें पलंग पर लिटा दिया। कुछ देर बाद आए डॉक्टर ने जांच की और कहा, चाचा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, इन्हें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई फरजाना ने बेटे उस्मान को फ़ोन पर बीमारी के बारे में बताया, आखिरी वक्त होने की दुआई भी दी। जवाब में उधर से फ़ोन पर उस्मान ने अम्मी से काफ़ी भला बुरा कहा। गुस्से से भरे उस्मान ने यह तक कह दिया, आप लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। यह सुनकर फरजाना पसीने से लथपथ हो गई। वो चकराकर ज़मीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर उसने नजमा को दिल्ली फ़ोन किया। हेलो नजमा बेटी, तेरी अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, तू अनवर से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। तेरे अब्बा तुझे बराबर याद कर रहे हैं। नजमा ने उधर से फ़ौरन जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक अनवर के साथ आपके पास पहुँच जाऊँगी। शाम होते होते नजमा और अनवर जब घर पर पहुंचे तो खानदान के लोग सरफराज के पलंग के आसपास बैठे थे। नजमा भागकर अब्बा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो अब्बा मैं आ गई, आप मेरे साथ दिल्ली चलोगे, वहाँ हम आपका बढ़िया इलाज कराएंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आंखें खोलने की कोशिश करते सरफराज बड़ी देर तक नजमा के सिर पर हाथ फेरते रहे। आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझी आवाज़ में उन्होंने कहा, नजमा बेटी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तू जो आ गई है मुझे सुकून से मौत आ जाएगी।
ऐसा मत बोलो अब्बा, आपको कुछ नहीं होगा। यह कहकर नज़्मा ने अब्बा का सिर अपनी गोद में रख लिया। अम्मी को बुलाकर उसने कहा, अम्मी आपने खूब खिदमत कर ली, अब मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करने दो। उसके बाद तो नज़्मा ने अब्बा सरफराज की खिदमत में दिन रात एक कर दिए। टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना। सारी रात पलंग पर बैठकर जागना उसका रोज़ाना का काम हो गया था। कई बार सरफराज ने नज़्मा से यह सब करने से मना भी किया, पर नज़्मा यही कहती, अब्बा आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते, नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधों पर बैठा कर घुमाते थे। सब कुछ तो किया। अब मेरा फ़र्ज़ अदा करने का वक्त है। मुझे मत रोको अब्बा। बेटी की बात सुनकर सरफराज चुप हो गए। उधर सरफराज की हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। उनका खाना पीना तक बंद हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त नज़्मा अब्बा का सिर गोद में लेकर चम्मच से पानी पिला रही थी, तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद उस्मान एक वकील को साथ लेकर अंदर आया। उसके हाथ में टाइप किए हुए कुछ कागजात थे। अचानक बरसों बाद बिना इतला किए उसको घर आया देखकर सभी खुश हो रहे थे। दरवाजे से घुसते ही वह लपक कर सरफराज के नज़दीक जाकर आवाज़ देने लगा, अब्बा उठो, आंखें खोलो, इस कागजात पर दस्तखत करो, उठो उठो। यह कहकर उसने हाथ पकड़कर उन्हें पेन देना चाहा। नज़्मा ने रोककर पूछा, भाईजान ये कैसे कागजात हैं? लेकिन वह किसी की बिना सुने अब्बा को आवाज़ देता रहा। सरफराज ने आंखें खोली, उस्मान की तरफ एक नज़र देखा और अचानक उनके हाथ में दिए कागजात और पेन नीचे गिर गए। उनका हाथ बेदम होकर लटक गया। यह देख नज़्मा चिल्लाई, अब्बा अब्बा हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। और घर में कोहराम मच गया। नज़्मा बोली, भाईजान जो मकान अपने नाम कराना चाहते थे वह तो 10 साल पहले अब्बू ने आपके नाम कर दिया था। आप अब फिक्र ना करो। यह सब देखकर उस्मान ने फुर्ती से अब्बा के बिना दस्तावेज उठाए और वकील के साथ बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। फरजाना, नज़्मा और अनवर भागकर पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक कार रवाना हो गई थी। तीनों दरवाजे में खड़े कार के पीछे उड़ी धूल के गुब्बार में चकाचौंध भरी शहरी मतलबी परस्त दुनिया की आंधी में फर्ज और रिश्तों की मजबूत दीवार को भर कर गिरते हुए देखते रह गए। तो ये थी आज की कहानी। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।